डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन विषय है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और अध्ययन टॉपिक है जियोलॉजिकल मैप यानी कि भूवैज्ञानिक मानचित्र। आज का हम वीडियो जो है वो वर्टिकल यानी कि खड़ी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसको अगर क्षैतिज रख के हम रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट करने में और जो डायग्राम है उसको प्रदर्शित करने में हमें थोड़ी दिक्कत जाती है। इसलिए आप लोगों की सुविधा और अपनी सुविधा के लिए इसको वर्टिकल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप इसे फुल स्क्रीन में देखेंगे तो ये पूरा दिखाई देगा, अदरवाइज नीचे का कुछ भाग है वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप इसे फुल स्क्रीन में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी कि जियोलॉजिकल मैप। सबसे पहले इसका अर्थ परिभाषा देख लेते हैं, इसके पश्चात उपयोग देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा अध्ययन करेंगे। किसी क्षेत्र के स्थलाकृति मानचित्र पर रूढ़ चिन्हों अथवा छाया विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार के शैल दृश्यांतों के वितरण एवं स्वरूप का चित्रण भूवैज्ञानिक मानचित्र कहलाता है। अर्थात इसमें क्या कह गया है, कोई भी क्षेत्र हो उसकी स्थलाकृति, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो या मैदान हो, उस पर क्या किया जाता है, किसी प्रकार की रूढ़ चिन्ह यानी कि संकेत चिन्ह के माध्यम से या किसी प्रकार की छाया विधि के माध्यम से या रंग हो या शेडिंग हो, उसके द्वारा क्या किया जाता है, उस शैल के जो दृश्यांश है या स्वरूप है उसको क्या किया जाता है, दर्शाते हैं। तो उसे जियोलॉजिकल या भूवैज्ञानिक मानचित्र कहा जाता है, यानी कि उस धरातल की जो स्वरूप या संरचना को हम दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में भूवैज्ञानिक मानचित्र में किसी प्रदेश की धरातली बनावट के साथ साथ उस प्रदेश की जो शैल स्तर है यानी कि चट्टानों की जो संरचना है उसके दृश्यांश का जो वितरण है, संरचना के बाद जो नमन वगैरह है, दिशा है, विभंग रेखाएं हैं, वाला नक्शा है, इन सभी को प्रदर्शित करता है। यह है भूवैज्ञानिक मानचित्र। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र का, उस क्षेत्र के जो स्थलाकृति है, उसके जो चट्टान है या धरातल है, उसकी जो आंतरिक संरचना है, उन सभी को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। इन मानचित्रों में आवश्यकता अनुसार संख्या में अनुभाग बनाकर शैल स्तरों की मोटाई, नमन की मात्रा व दिशा का अध्यारोपण आदि को प्रकट किया जाता है कि किस प्रकार परत जो है उसमें किस प्रकार की मिट्टी या चट्टान है, इसको प्रदर्शित की जाती है। उसमें भिन्न भिन्न कालों में निर्मित शैलों में मानचित्र प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की गई छायाओं को मानचित्र के संकेत में कालक्रम के अनुसार रखा जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, संकेत के सबसे निचले खान में सबसे पुरानी शैलों को रखी जाती है। जैसे कि ये हम क्या बना लिए, एक संकेत बॉक्स बना लिए, यानी कि एक सेल बना रहे हैं। इसमें क्या किए, सबसे पुरानी जो सेल स्तर है वो क्या रहेगा, वो इस प्रकार से, और क्या रहेगा, ये अधिक घनत्व रहेगा, इसमें सघन रहेगी ये। इसके पश्चात फिर क्या, सेकेंड वाला पार्ट रहेगा। तो ये सेकेंड में हम ले लेते हैं। चलिए दूसरा पार्ट, ये वाला हमारा सेकेंड वाला हो गया। फिर नेक्स्ट इसके परत ले लेते हैं हम, ये उसके बाद वाला है। इसके पश्चात हम ले लेते हैं कुछ और परत, ये उसके बाद वाला है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, जो सेल है उसका परत बनती जाती है। अर्थात संकेत में क्या होता है, जो सबसे पुरानी होती है उसको नीचे दर्शाया जाता है और सबसे नई होती है उसको सबसे ऊपर संकेत के माध्यम से या छाया के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह हो गया इसके परिभाषा और सामान्य परिचय। अब हम देखते हैं भूवैज्ञानिक मानचित्र का उपयोग। इन मानचित्रों के द्वारा प्रदेश की जो शैल संरचना है उनके लक्षणों को स्पष्ट किया जाता है। यानी कि इसका प्रथम उपयोग क्या है, इसमें जो धरातल है या चट्टान है उसकी जो शैल संरचना है या परतवार किस प्रकार की चट्टानों की उसमें परत पाई जाती है, इन सभी संरचना को या स्वरूप को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र है। अतः इसमें भूवैज्ञानिक जो मानचित्र है उसका प्रयोग जो है सिविल इंजीनियरिंग एवं भौतिक भूगोल के जो क्षेत्र है उसमें भूवैज्ञानिक मानचित्रों का सबसे अधिक प्रयोग होता है। यानी कि इसमें दो चीज़ में होता है, एक भूविज्ञान के अंतर्गत, दूसरा है सिविल इंजीनियर एवं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। इन तीनों क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है।
फिर है भूवैज्ञानिक मानचित्रों के प्रकार का अध्ययन करते हैं। भूवैज्ञानिक मानचित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल मैप। तो भूवैज्ञानिक मानचित्र जो प्रकार है वो 4 प्रकार का होता है। एक पृष्ठीय मानचित्र, दूसरा दृश्यांश मानचित्र, तीसरा क्षेत्रीय मानचित्र और चौथा संरचनात्मक मानचित्र। तो इसमें पृष्ठीय मानचित्र क्या है और किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले पृष्ठीय मानचित्र। पृथ्वी का जो पृष्ठ विभिन्न प्रकार की शैलों से बना है, इन पृष्ठीय शैलों की प्रकृति वितरण को प्रदर्शित करने वाली जो मानचित्र है उसको पृष्ठीय मानचित्र की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जो पृथ्वी की सतह है, धरातली सतह, उसकी जो संरचना स्वरूप है उसको प्रदर्शित करने वाला मानचित्र जो है पृष्ठीय मानचित्र कहलाता है। कृषि मिट्टी का विवरण दिखलाने वाले मानचित्र ये सभी इसी प्रकार के होते हैं। यानी कि धरातली संरचना को दिखाने वाला जो मानचित्र है वो इसी प्रकार के होते हैं। फिर है नेक्स्ट जो है वो है दृश्यांश मानचित्र। दृश्यांश मानचित्र पृष्ठीय पदार्थों के नीचे जो आधार शैलें स्थित होती है, आधार जो अपर्दन क्रिया के द्वारा पृष्ठीय पदार्थों से हट जाने से वो क्या होता है, कहीं कहीं पर आधार शैलें जो है नग्न होकर धरातल पर दिखाई देने लगती है। ये सभी क्या है, दृश्यांश भूवैज्ञानिक मानचित्र है। यदि कोई क्या है, ये आपका धरातल है और इसमें ये जो हिस्सा है ये धरातल का ऊपरी हिस्सा है। इसमें क्या होता है, इसमें अपर्दन के कार्य होता है। अपर्दन की वजह से इसमें क्या होता है, ये वाला परत है ये हट जाता है और जो ये नीचे वाला जो परत है ये यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो इसी को क्या कहते हैं, दृश्यांश मानचित्र कहते हैं। यानी कि जो आधार सेल है या आधार चट्टान है वो क्या होता है, जो पृष्ठीय सेल है उसके ऊपर आ जाता है। तो वही दृश्यांश भूवैज्ञानिक मानचित्र कहलाता है। दृश्यांश भूवैज्ञानिक मानचित्रों में किसी क्षेत्र के वे भाग प्रदर्शित किए जाते हैं जहां कोई आधार सेल नग्न हो जाती है। इन मानचित्रों की सहायता से खनिज पदार्थ, भवन निर्माण सामग्री प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाता है। यह होता है दृश्यांश मानचित्र। फिर है क्षेत्रीय मानचित्र। एरियल मैप्स किसी क्षेत्र की भूवैज्ञानिक बनावट के प्लान दृश्य को प्रकट करने वाले मानचित्र को क्षेत्रीय मानचित्र कहते हैं। यानी कि अब जैसे कि आप अपने जिला का ही मानचित्र ले लीजिए, आप अपने जिला को लेकर कुछ भी प्लान तैयार करना चाहते हैं, चाहे जो मानव के बसाव के लिए हो या किसी भी प्रकार के प्राकृतिक या मिट्टी वनस्पति वगैरह को जो दृश्य है उसको प्रदर्शित करने के लिए हो, तो वो क्या होता है, क्षेत्रीय मानचित्र होते हैं। यानी कि आपके एरिया को दर्शाने के लिए जिस मैप का प्रयोग करते हैं वो होता है ये। फिर नेक्स्ट है रचनात्मक मानचित्र। रचनात्मक मानचित्र यद्यपि कुछ क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्रों में किसी स्थान विशेष की भूवैज्ञानिक रचना को एवं अधिक स्पष्ट करने के लिए रंग और छाया के साथ साथ रूट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहा गया है कि इसमें जो क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्र है इसमें किसी विशेष भूवैज्ञानिक संरचना यानी कि एक विशिष्ट विशेषता को दर्शाने के लिए या अधिक स्पष्ट करने के लिए क्षेत्र को रंग या छाया के माध्यम से रूट चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु जो संरचनात्मक भूवैज्ञानिक मानचित्र है इसमें क्या होता है, केवल संरचनात्मक रूट चिन्हों का ही संकेत प्रकट करते हैं। संरचनात्मक जो रूट चिन्ह है या संकेत है उसका प्रयोग करते हैं। यह होता है संरचनात्मक मानचित्र। इसमें अलग प्रकार के रंग या छाया का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल रचनात्मक जो रूट चिन्ह है उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसमें स्पष्ट रूप से याद रखना है कि इसमें केवल जो रचनात्मक रूट चिन्ह है उसी का प्रयोग किया जाता है, वही मानचित्र संरचनात्मक मानचित्र कहलाएगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग अलग प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना मिलती है। उन क्षेत्रों के लिए मानचित्र जो है विशेष उपयोगी होते हैं, क्योंकि वहाँ वो क्या होता है, उस क्षेत्र की विशिष्टता को दर्शाता है कि उस क्षेत्र के किस भाग में किस प्रकार की विशिष्टता है। फिर है, इसको आप आगे लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
रूट चिन्ह तथा छायांकन विधि। अब जो जियोलॉजिकल मैप है, इसका रूट चिन्ह द्वारा छायांकन या प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है या किन किन रूट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये देख लेते हैं। भूवैज्ञानिक मानचित्र में प्रदर्शित सेल स्तरों की भूवैज्ञानिक आयु, संरचना, विशेषता एवं सेल के प्रकारों को रूट चिन्हों के द्वारा या छायाओं के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, और किन किन विशेषता को किस प्रकार की रूट चिन्ह या छायाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो सेल संरचना है उसकी भूवैज्ञानिक जो आयु से संबंधित मानचित्र उसको स्पष्ट करने के लिए रंग विधि और अक्षर विधि का प्रयोग की जाती है, और कुछ अलग अलग प्रकार के उनके लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो वो संकेत जो है वो देखते हैं हम। तो इसमें है भूवैज्ञानिक रूट चिन्ह और छाया विधि संकेत। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूवैज्ञानिक रूट चिन्ह को। तो इसमें क्षैतिज जो स्तर है उसको दर्शाने के लिए आपके प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर है ऊर्ध्वाधर स्तर को दर्शाने के लिए आपके ये सेकेंड वाला जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। फिर है धरातल पर जो नमन कोण है उसको दर्शाने के लिए आपके ये वाला जो चिन्ह है उसको प्रदर्शित किया जाता है। फिर है नेक्स्ट में है साधारण नमन स्तर को दर्शाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, लेकिन तीव्र नमन को दर्शाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, ये वाला प्रदर्शित किया जाता है। साधारण में क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा लहरा दिया जाता है, लेकिन तीव्र में इसको डायरेक्ट सीधी तिरछी दर्शा दी जाती है। फिर है अपनति, यानी कि जो उठे हुए जो नीचे धंसे हुए भाग है ये कुछ इस प्रकार से रहता है, ये अपनति कहलाता है। फिर है अभिनति, तो ये जो उठे हुए भाग है इसको अभिनति कहा जाता है, और जो ये नीचे धंसा हुआ भाग है उसको अपनति कहा जाता है। इनको प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह है। फिर है तरंगित स्तर का सामान्य नमन, तो ये वाला है ये। फिर है तरंगित स्तर, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है स्तर का नमन या तरंगित नतिलंब, इस चिन्ह का प्रयोग की जाती है। फिर है गिडलन नमन, इसके लिए इसका प्रयोग की जाती है। फिर है हिमानी खरोच, इसके लिए इस संकेत का प्रयोग होता है। फिर है अपोड़ की सीमाएं, इसके प्रयोग के लिए अन्य जो भूवैज्ञानिक सीमाएं उसके लिए सिंपल से इसका प्रयोग होता है। फिर धरातल पर जो भ्रंश वगैरह है या अपवर्तन पार्श्व क्रॉस चिन्ह है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। फिर है विषम विन्यास के लिए, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। ये होता है आपका जो भूवैज्ञानिक रूट चिन्ह है। इसके पश्चात है छाया विधि का जो संकेत है वो देखते हैं। अब छाया विधि संकेत, इसमें है जलोढ़क, जलोढ़क को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है मृत्तिका या चीका, उसके लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। गुलास्म के लिए इसका प्रयोग की जाती है, और संकुड़ास्म के लिए इसका प्रयोग होता है, और जो पटिया पत्थर है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। फिर है सेल, तो इसके लिए इसका प्रयोग की जाती है। फिर है पंकास्म, इसके लिए इसका प्रयोग होता है। बलुआ पत्थर के लिए इस प्रकार के संकेत का प्रयोग होता है। चूना पत्थर के लिए इसका प्रयोग होता है। संगुटिकास्म के लिए इसका प्रयोग होता है, और जो स्लेट है उसके लिए इस प्रकार के जो संकेत है उसका प्रयोग करते हैं। शिष्ट के लिए इसका प्रयोग होता है, और नाइस के लिए इसका प्रयोग होता है, और आग्नेय सेल के लिए कुछ इसका प्रयोग होता है। फिर है यदि अंतर्वेशन को दर्शाया जाए तो उसके लिए इस संकेत का प्रयोग होता है, और बजरी के लिए इस संकेत का प्रयोग करते हैं। तो आपको आगे जो जियोलॉजिकल मैप है उसको दिखाएंगे, फिर आपको इसके कैसे अध्ययन करना है वो इस संकेत के माध्यम से ही आपको अध्ययन करना है कि किस स्तर में किस प्रकार के इसमें का जो छाया विधि है या भूवैज्ञानिक चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया है, या उसकी विशिष्टता क्या है वो इसी के माध्यम से पता चलता है। फिर नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक मानचित्रों के संबंध में कुछ आवश्यक तथ्य। तो जो भूवैज्ञानिक मानचित्र है उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिनको जानना आवश्यक है। तो इसमें है फर्स्ट संस्तर तथा संस्तर तल। तो ये क्या है, संस्तर और संस्तर तल, इसके बारे में जानते हैं। जो संस्तर का सामान्य अर्थ है होता है वो है परत या स्तर, या प्रथम स्तर द्वितीय स्तर इस प्रकार से कहते हैं, या प्रथम परत दूसरी लेयर इस प्रकार से बोलते हैं, वो यही है। जो भूविज्ञान में किसी सेल की पर्याप्त मोटाई एवं समान सेलों की लक्षणों जैसे कि उनके कण का आकार या खनिज संयोजन या रंग या गठन या वाली जो परत है, या उनके ऊपर या नीचे की जो सेल स्तर है उनकी संरचना आदि को दर्शाने के लिए
जो पृथक पृथक स्तर दर्शाई जाती है या लेयर दर्शाए जाते हैं उसी को संस्तर कहते हैं या परत कहते हैं। उपरोक्त जो परिभाषा इसके अनुसार जो स्तर है उसमें 3 गुणों का होना आवश्यक होता है। इसमें प्रथम है प्रत्येक स्तर की कुछ न कुछ मोटाई होती है, यानी कि प्रथम स्तर है तो उसकी कुछ मोटाई होगी, द्वितीय स्तर है तो उसकी कुछ मोटाई होगी, तृतीय स्तर है तो उसकी कुछ अलग मोटाई या विशेषता होगी, इस प्रकार से। फिर है दूसरा है जो स्तर के शैल लक्षण है निश्चित एवं लगातार एक समान होने चाहिए, यानी कि ये जो एक परत हम देख लिए इसमें एक ही प्रकार की विशेषता होनी चाहिए। फिर जो दूसरी परत है इसमें भी एक प्रकार का अलग विशेषता होनी चाहिए, इस प्रकार से बोला गया है इसमें। फिर नेक्स्ट है तृतीय, इसमें प्रत्येक स्तर अपने ऊपर या नीचे की ओर से स्थित स्तरों से स्पष्ट विभाजन तल के द्वारा विभक्त होना चाहिए, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि ये क्या है, आपका एक स्तर है, इसके बाद ये दूसरा स्तर है और ये इसके बाद ये तीसरा स्तर है। तो ये कहा गया है कि ये जो पहला स्तर है इससे ये जो और ये लास्ट वाला स्तर है तो ये मध्य स्तर इससे क्या होना है, स्पष्ट रूप से अलग होना चाहिए, यह कहा गया है। जैसे कि इसको हम क्या कर दिए, इसको रंग द्वारा प्रदर्शित कर दिए इस रंग से। इसके बाद दूसरा को हम कुछ अलग रंग से प्रदर्शित कर लेते हैं, ये देखिए रेड से, और इसको हम ब्लैक से कर दिए। तो ये तीनों क्या हो रहा है, ये तीनों स्तर जो है अलग अलग पहचान आ रहा है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए कहा है तीसरे स्तर पर। फिर नेक्स्ट है किसी स्तर सेल में 2 स्तरों के विभाजन तल को सेल संस्तर तल कहा जाता है, यानी कि इसमें एक स्तर इसको हम ले लिए और दूसरा स्तर हमारा ये है, तो इसके विभाजन वाली जो रेखा हमें मिलती है, ये विभाजन रेखा इनके बीच में होगा, यही क्या कहलाता है, संस्तर तल कहलाता है, यानी कि स्तर तल जो उसको अलग करता है, 2 भागों में विभाजित करता है। फिर नेक्स्ट है सेल दृश्यांश, ये सेकेंड महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका भूवैज्ञानिक मानचित्र का। किसी सेल स्तर का धरातल पर दिखलाई देने वाला भाग उस सेल स्तर का दृश्यांश कहलाता है, यानी कि कोई भी सेल संरचना हो उसका जो धरातल के ऊपर दिखाई देता है जो भाग, उसी को सेल दृश्यांश कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है नमन तथा नमन की दिशा। किसी स्तर तल तथा उसके काटने वाले किसी काल्पनिक क्षैतिज तल के बीच नमन की दिशा में बनने वाला कोण इस स्तर तल का नमन कोण कहलाएगा। और इसमें क्या कहा गया है कि किसी स्तर तल, जैसे कि हम 2 परत देखे थे, एक ये परत हो गया और दूसरा एक और परत ले लेते हैं यहाँ पास, ये 2 परत हो गया हमारा। तो इसमें क्या कहा गया है, क्षैतिज तल के देखिए उसे काटने वाला जो बीच में क्षैतिज तल होता है उनके मध्य में क्या होता है, बीच की नमन की दिशा में बनने वाला जो कोण है, इसमें जो कोण बनता है ये दोनों को जोड़ने के लिए यही क्या होता है, नमन कोण कहलाता है। और जो स्तर तल पर जब बनने की दिशा को नमन की दिशा कहते हैं, यानी कि कोण जिस दिशा में बनता है उसे नमन की दिशा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है नतिलंब रेखा। किसी स्तर तल को कोई काल्पनिक क्षैतिज तल जिस रेखा के सहारे काटता है उस रेखा की दिशा को नतिलंब कहते हैं, यानी कि कोई भी सेल संरचना हो या स्तर हो, कोई भी काल्पनिक क्षैतिज तल उस रेखा के सहारे काटता है उसको, तो उस रेखा की दिशा को नतिलंब कहते हैं। फिर है नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक जो मानचित्र है उसको वर्णन करने की विधि है। इसके पश्चात हम देखेंगे भूवैज्ञानिक मानचित्र और उसके डायग्राम। भूवैज्ञानिक मानचित्रों की वर्णन विधि। फर्स्ट है मानचित्र की संख्या, जो मानचित्र आपको मिलेगी उसकी संख्या आपको दर्शाना है, फिर उसकी मापनी दर्शाना है और उसमें प्रदर्शित क्षेत्र का नाम दर्शाना है। जैसे कि आप जियोलॉजिकल मानचित्र देखे होंगे, किसी जिले का या किसी क्षेत्र का भूवैज्ञानिक मानचित्र आपको मिलता है तो उसमें क्या करते हैं, उसकी संख्या दर्शाते हैं, फिर उसकी मापनी RF इतना में बना है इस प्रकार से, उसमें प्रदर्शित जो क्षेत्र है उसका नाम लिखते हैं। फिर सेकेंड है मानचित्र पर बनी जो समुच्च रेखाएं हैं उसका आधार धरातलीय बनावट पर संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, यानी कि उसकी जो समुच्च रेखा है उसको प्रदर्शित करना है हमको, जो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई वगैरह है उसको प्रदर्शित करना है। फिर है
मानचित्र में कितने सेल समूह दिखलाए गए हैं तथा प्रत्येक सेल समूह में कितने स्तर सम्मिलित है। यानी कि जो मानचित्र है इसमें कितने प्रकार के जो सेल समूह है या चट्टान का समूह है उसको दर्शाया गया है और उसकी सेल समूह में कितने प्रकार के स्तर सम्मिलित है या परत सम्मिलित है इसको दर्शाना है उसमें। फिर है मानचित्र में प्रदर्शित प्रत्येक स्तर के नमन की मात्रा, नमन की दिशा व नतिलम की दिशा क्या है, ये प्रदर्शित करना है आपको। फिर है जो समस्त स्तर है उसका नमन क्या है और एक समान है कि नहीं, ये सभी उसमें प्रदर्शित करना है, उसकी भिन्नता को भी प्रदर्शित करना है। फिर है सेल का अध्यारोपण क्रम बतलाना है उसमें। फिर विभिन्न जो सेल है या स्तर है इस प्रकार के व्यवस्थित कीजिए कि उसमें पुराने स्तर की जो स्थिति है वो क्या हो, नीचे में हो, और जो उसके अपेक्षाकृत नवीन स्तर है या नवीन परत है वो क्या हो, ऊपर में हो। और सभी जो परत है उसकी मोटाई भी लिखना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट जो है मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना लिखिए तथा यह बतलाइए कि क्या वह वलन या भ्रंश अथवा जो विषम विन्यास है विद्यमान है, उसमें ये सब चीज़ विद्यमान है कि नहीं। यदि वहाँ वलन या भ्रंश है तो उसकी कौन सी प्रकार की वलन है या भ्रंश, ये भी बताना है। फिर नेक्स्ट है अंत में संबंधित क्षेत्र का भूवैज्ञानिक इतिहास लिखना है तथा उसके क्षेत्र की भूवैज्ञानिक घटनाएं जैसे वलन, भ्रंश क्रिया, अपर्दन, भूमि का उत्थान प्रोत्थान या ऊपर उठना या नीचे धंसना वाला बोले हैं, उन्मजन या निमज्जन कहा गया है, इन सभी का कालानुक्रम यानी कि समय के अनुसार किस प्रकार से घटना घटा है या उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है इसका व्याख्या करना है। ये हो गया आपका भूवैज्ञानिक मानचित्र का वर्णन करने की विधि। अब हम देखते हैं भूवैज्ञानिक मानचित्र। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 36 सेल स्तर के भूवैज्ञानिक मानचित्र है। इसमें 36 जो सेल स्तर है उसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो 36 सेल स्तर है उसको प्रदर्शित करने वाले भूवैज्ञानिक मानचित्र मुख्य लक्षण यह है कि उसमें सेल स्तरों की जो सीमाएं समोच्च रेखाओं का प्रतिच्छेदन नहीं करती, अर्थात इसमें मानचित्र में जो समोच्च रेखाएं हैं तथा जो स्तर की सीमाएं हैं वो एक दूसरे के करीब समांतर होती है और एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेदन या काटती नहीं है या अध्यारोपित नहीं करती है, ये समांतर होती है, नज़दीक में होती है। ये होता है 36 सेल स्तर। जैसे कि हम एक रेखा ले लें, ये इस प्रकार से हो गया, तो इसी में ऐसे पतली परत इसके साइड में आएगा, इसको काटेगा नहीं ऐसा, यानी कि एक हो गया और ये दूसरा हो गया, इस प्रकार से ये आता है, इस प्रकार से रहेगा, उसको काटेगा नहीं। इसमें एक और मुख्य विशेषता है कि इसमें जो स्तर है या लेयर है उसकी सीमाएं समोच्च रेखाओं को काटती नहीं है। यह एक सेल स्तर है जिसमें भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया जाता है, तो इसे 36 सेल स्तर कहते हैं। और इसकी ये डायग्राम है 36 सेल स्तर की, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखिए, इसको हम पहले संकेत देखे थे, उसी संकेत के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया गया है। ये 36 सेल स्तर है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी रचना विधि को नहीं लिखी जाती इसलिए हम उसे काट दिए हैं। इसमें अब उसका व्याख्या लिखना है आपको, उसकी पहचान के बाद व्याख्या लिखना जरूरी होता है। फिर ये देखिए, इसका सबसे पहले उसमें क्या लिखा गया था, उसका क्या लिखना है, उसका जो मापक है वो लिखना है। पहले प्रस्तुत जो डायग्राम है उसका नंबर लिखना है, फिर उसका जो मापक है उसको प्रदर्शित करना है, ये सभी। फिर उसका क्या करना है, समोच्च रेखा वाला जो अंतराल है उसको दर्शाना है, यानी कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई वगैरह। इसके बाद उसकी धरातली जो बनावट वगैरह है उसको दर्शाना है, उसकी विशेषता को दर्शाना है। तो ये सभी यहाँ तक के उसमें प्रदर्शित किया गया है। तो आपको भी ऐसे ही व्याख्या करना है उसका। ये कंप्लीट व्याख्या है, इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर उसका जो इतिहास है इस सेल संरचना का उसको दर्शाना है आपको, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है इस सेल संरचना का इतिहास, किस समय इसका उत्थान हुआ, किस समय इसका पतन हुआ, किस समय इसका प्रस्थान हुआ, ये सभी इसमें दर्शाया गया है। किस प्रकार से इसका पर्दन हुआ है, काट छांट हुआ है या संतलीकरण हुआ है, ये सभी किसके द्वारा हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही सभी का व्याख्या करना है। फिर है नट सेल स्तर के भूवैज्ञानिक मानचित्र, ये सेकेंड है हमारा।
इसमें नद सेल स्तर है उसकी पहचान करना है हमको। तो सबसे पहले उसकी पहचान में क्या करना है, जिन भूवैज्ञानिक मानचित्रों में सेल स्तर की सीमाएं वक्राकार रेखाओं के द्वारा या रूप में समोच्च रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, वे मानचित्र निश्चित रूप से नद सेल स्तर वाले होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, वे एक दूसरे को जो समोच्च रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदित करते हैं, वो क्या होता है, नद सेल स्तर की पहचान होता है। क्या नद सेल स्तर भूवैज्ञानिक मानचित्र होता है, क्योंकि जो क्षैतिज सेल स्तर है उसमें क्या होता है, जो समोच्च रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं करता, प्रतिच्छेदित नहीं करता, और वो समांतर होती है लाइन बार। लेकिन इसमें क्या करता है, जो समोच्च रेखाएं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है बोला है। और ये क्या होता है, किस प्रकार से, और इसमें जो समोच्च रेखा है वो प्रतिच्छेदित तो करता ही है, लेकिन ये क्या होता है, वक्राकार का होता है, ये कहा गया है। ये इसकी दो पहचान है। और ये है आपका मानचित्र, नद सेल स्तर की मानचित्र। ये देखिए इसमें प्रतिच्छेदित किया गया है। ये आपका क्या है, इसका जो समोच्च रेखाएं हैं ये क्या किया गया है, इसमें ये प्रतिच्छेदित किया है एक दूसरे को, ये इसकी पहचान है इसमें। और ये क्या है, वक्राकार है, यानी कि ये क्या है, इस प्रकार से वक्र बना हुआ है, कर्व बना हुआ है, इसलिए इसको नतिलंब कहा गया है। फिर है इसका वैज्ञानिक व्याख्या। तो इसमें भी ठीक वैसे ही व्याख्या किया गया है जैसे पहले वाले को किया गया है। इसका जो मानचित्र है उसका आपको जो मापक वगैरह है वो लिखना है, उसका नाम लिखना है किस प्रकार का है। फिर उसके बाद जो समुद्र तल से इसकी जो समोच्च रेखाएं हैं और उसकी जो ऊंचाई वगैरह है वो लिखना है। इसके पश्चात इस सेल स्तर की जो दृश्यांश प्रदर्शित है उसको लिखना है, इसके नतिलंब वगैरह को लिखना है, इसकी विशेषता को प्रदर्शित करना है। फिर इसका भूवैज्ञानिक जो इतिहास है उसको दर्शाना है आपको। यहाँ पर से इसका भूवैज्ञानिक इतिहास भी दर्शाया गया है। फिर है विषम विन्यास स्तर के भूवैज्ञानिक मानचित्र। ये किस प्रकार के मानचित्र होते हैं ये देखते हैं। विषम विन्यास जो मानचित्र है उसका अभिप्राय होता है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक काल के सेल समूह जो अनुस्तर के रूप में या परस्पर संबंधित होते हैं। एक परत क्या हो गया, ये पहले समय का है, इसके बाद फिर से एक परत इसमें बन गया, फिर से एक और परत बन गया, फिर से एक और परत बन गया। इस प्रकार से इसमें क्या किया जाता है, विभिन्न काल के या विभिन्न समय के जो सेल स्तर है इसको दर्शाया जाता है एक ही मानचित्र में। यह होता है ये। अब विषम विन्यास की पहचान कैसे की जाती है ये देखिए। विषम विन्यास जो मानचित्र है इसकी पहचान जो है निम्न प्रकार से की जाती है। वो है फर्स्ट, इन मानचित्रों में एक सेल समूह के स्तर दूसरे सेल समूह के स्तर को ढकते हुए प्रतीत होते हैं। फिर है ये परम्यूरियन युग के जो सेल समूह है इसको ई स्तर, सिल्यूरियन युग के जो सेल समूह है इसके स्तरों को ढकता हुआ दिखलाई देता है। यानी कि इसमें जो पहले सेल समूह है वो दूसरे स्तर के सेल समूह को ढकते हुए दिखाई देता है। फिर है ढके जाने वाले सेल समूह के स्तर की सीमाएं ढकने वाले सेल स्तर की सीमा पर क्या होता है, यकाथक जो समाप्त हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देखें इसमें क्या हुआ है, ये देखिए ये सीमा क्या किया है, इसको जाके ढक दिया है पहले वाले को, ऐसा कुछ ये ढकते गया है। ये देखिए इसको ये वाला ढका है, इसको ये वाला ढका है, इसको ये वाला ढका है, इसी को दर्शाया है इसमें। ये इसकी पहचान होती है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये विषम विन्यास का जो स्तर है डायग्राम है इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसका भूवैज्ञानिक व्याख्या दिया हुआ है। तो जैसे पहले का व्याख्या किए हैं वैसे ही इसका भी व्याख्या करना है आपको। इसके पश्चात इसका जो इतिहास है उसको भी प्रदर्शित करना है। फिर नेक्स्ट है वेलिज सेल स्तर के भूवैज्ञानिक मानचित्र। इसकी पहचान, भूवैज्ञानिक मानचित्र में प्रदर्शित वेलिज सेल स्तर की
निम्नलिखित वाक्यों से पहचान की जा सकती है। वो फर्स्ट है, वलित स्तर के जो भूवैज्ञानिक मानचित्र में एक स्तर के दृश्यांश कई स्थानों पर प्रकट होते हैं। यानी कि ये जो वलन क्या होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, या इससे भी अधिक वलित होता है तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, अध्यारोपित होता है, ये वलन होता है। इसमें क्या होता है, जो एक ही प्रकार के दृश्यांश उस पर कई स्थानों पर अलग अलग दृश्यांश प्रदर्शित होता है। यानी कि इसके इसी स्थान पर कुछ अलग विशेषता होगी, इस स्थान पर कुछ अलग विशेषता और इस स्थान पर कुछ अलग विशेषता, इस प्रकार से ये इनकी पहचान है। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। और ये इसका मानचित्र है वलित शैल स्तर का। ये देखिए, ये एक ही वलन है जिसमें क्या किया गया है, अलग अलग इसकी विशेषता को प्रदर्शित की गई है। इसके बाद इसकी आंतरिक संरचना को ऊपर दर्शाया गया है। फिर इसकी भूवैज्ञानिक व्याख्या दिया है। फिर है भ्रंशित शैल स्तरों की भूवैज्ञानिक मानचित्र। तो ये भ्रंशित शैल स्तर के भूवैज्ञानिक मानचित्र का थोड़ा सा देखते हैं। भ्रंशित शैल स्तर के भूवैज्ञानिक मानचित्रों के अनुभाग बनाने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों को भ्रंश की प्रकार और उसके लक्षणों का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। यदि उसका सही तरीके से ज्ञान नहीं होगा तो हम उसका सही अध्ययन नहीं कर पाएंगे और न ही उसका सही व्याख्या कर पाएंगे। तो उसके लिए ये आवश्यक है, उसे ध्यान रखेंगे। भ्रंश के प्रकार और उसकी जो व्याख्या करने के लिए उसके लक्षण है, उसकी पहचान। फिर है उसका सेल स्तरों की पहचान कैसे करें। जो भ्रंशित सेल है उससे फर्स्ट है, भूवैज्ञानिक मानचित्र में भ्रंश स्तर रेखा द्वारा प्रदर्शित होता है। और दूसरा है, भ्रंश रेखा दोनों ओर एक ही सेल स्तर के भाग पर परस्पर हटे हुए दिखलाई देते हैं, जैसे कि हम मानचित्र में देखेंगे। यहाँ पर ये उसकी व्याख्या है, स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर डायग्राम दिखाते हैं। ये है आपका भ्रंशित सेल स्तर। तो ये इसकी आंतरिक संरचना को दर्शा रहा है, जो ऊपर में है ये आंतरिक संरचना है उसका, किस प्रकार से परतें हैं उसकी। ये क्या है, ये भ्रंशित सेल स्तर है। ये उसके भ्रंश की जो स्थिति है उसको दर्शा रहा है। और ये उसकी व्याख्या है, तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे।